पहले पीछे वाला रिपीट कर लेते हैं, ठीक तनका समझ लेगा नहीं। पहले है झांसी की रानी। तनका तनका कॉपी निकालू ना, याद है तो झांसी की रानी के कौन है से बताओ। 3-4 गो नाम हम लिखा है ना। झांसी की रानी थी। झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई कौन थी? झांसी की रानी थी। झांसी की रानी के 4 गो नाम है। बचपन में असली नाम है मणिकर्णिका। बचपन में सब मनु का बुलाते थे, ठीक। शादी हुआ तो झांसी की रानी बनी, पति उनको लक्ष्मीबाई का, हाँ रानी लक्ष्मीबाई हो गया। जन्म है 19 नवंबर 1828 को, मृत्यु हाँ मृत्यु 18 जून 1858। वही टाइम लड़ाई था, लास्ट में हो गया। जन्म स्थान बनारसी यूपी में, मृत्यु स्थान ग्वालियर होगा मध्य प्रदेश वाला। पति के गंगाधर राव नावेलकर। बेटा के नाम आनंद राव, छोड़ दो। पिता के नाम मोड़ोपंता में खत्म। ओकरा बाद झांसी की रानी के बाद है रानी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा याद करो। सेम वैसी है कर्नाटक के कित्तूर राज की रानी थी, ठीक। जन्म कब हुआ? 1778 में। मृत्यु हाँ जया इनका जन्म हुआ है 1 साल बाद उनका मृत्यु 1829 में। वो आगे वाला हम छोड़ रहे, खाली इसी बोले रिपीट करना है, ठीक। कहानी सेम ऐसे है तो पति के नाम और बेटा के नाम छोड़ दो, बाकी बस। अब कल पड़ा शिवाजी के। शिवाजी क्या? शिवाजी पहले कौन थे? हाँ दुर्गावती, सॉरी। तो रानी दुर्गावती के याद करो। हाँ चंदेलगढ़ की रानी। चंदेलगढ़ मतलब ये जगह बताए कौन राज्य में भी पड़ता है? राजस्थान में ना। पूरा जो उदयपुर अगर में लिखा होंगे तो कहाँ है? राजस्थान में। और बताओ जन्म 5 अक्टूबर 1524 में, ठीक। लड़ाई हुआ सब सेम हुआ तो दुर्गावती के 24 जून 64 में। पति के नाम फिर होता दलपत सा ना बोल, पूरा डिटेल नहीं पूछ रहे हैं ऐसे बोले। गढ़ राज के राजा थे, राजपूत के नहीं वही तो हाँ जितना पूछे तो इसीलिए तो हम रिपीट में जो पूछ रहे हैं आंसर ऐसी आना चाहिए। दुर्गावती रानी दुर्गावती जी के पति का नाम दलपत शाह हो गया। पूछे दलपत शाह कौन थे यार? रानी दुर्गावती के कौन थे उस तरह के पूरा। तब दलपत शाह कौन थे? तब गढ़ राज के राजपूत राजा थे दलपत शाह, हो गया। छोड़ दो दुर्गावती के भी। शिवाजी पड़ा। शिवाजी कौन थे? मतलब हाँ भोसले वंश के राजा थे और छत्रपति शिवाजी ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं, यानी कि नींव रखी थी वो ना, तब नींव रखे थे। अच्छा चलो ऐसे होगा ना, नींव रखे थे तो ना, लेकिन सबसे में क्वेश्चन ही बनेगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी भोसले, याद रखना। शिवाजी राज्य, हाँ राज्य पूरा नाम में वो सब आ जाएगा, ठीक। जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 में। कहाँ पड़ी? शिवनेरी में, याद है ना। लड़ाई सबसे ज्यादा किनके से हुआ था? औरंगजेब, याद रखना। दुर्गावती जी की लड़ाई हुआ था अकबर से, ठीक। महाराणा प्रताप के कल बताए थे महाराणा प्रताप जी के बारे में। हाँ महाराणा प्रताप का भी लड़ाई किससे हुआ था? अकबर से। तो महाराणा प्रताप कौन थे? उदयपुर के बस। उदयपुर फिर कहाँ चल गया? राजस्थान में। तो राजस्थान में पड़ता है। तो एगो राजस्थान है, सब इलाका जहाँ जहाँ घेर ले रहता है तो राजस्थान उत्तर प्रदेश ये सब बताएंगे। तो एगो राज्य के नहीं, पहले अब ना राज्य बना है, पहले वो सब ऐसी ही था। वर्तमान में कहाँ पड़ता है से बता रहे। आप बोलो। हाँ महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540। मृत्यु 1500। शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1597। महाराणा प्रताप के कहानी चल रहा है, ठीक हो गया। अकबर से लड़ाई हुआ था 1585 में, उस सब के कहानी हो गया। छोड़ दो। उदयपुर उनका घोड़ा के हाथी के नाम याद रखना। घोड़ा के नाम चेतक, हाँ हाथी के नाम राम प्रसाद। तलवार थी भाला उतर कवच याद होगा।
80 किलो का था और 200 केजी का तलवार, तो उजड़ी ना पड़ता है। ठीक, लेकिन राजस्थान में अच्छी है। हाँ किला उला याद रखना। उनका किला के जन्म वाला बता दे ना, वो कि किला के नाम है ना, याद है? हाँ, जन्म कहाँ हुआ था? कुंभागढ़ के किला में। वो है महाराणा प्रताप का जन्म कुंभागढ़। कुंभा लिखा होगा, गढ़ में लगा। हाँ कुंभागढ़। सर माता पिता उसका जन्म हुआ थी, जन्म में मर गए, जन्म हुआ था। कहला है दुनिया कथी जन्मे में ना है कुछ नहीं। छोड़ो यहाँ पर आओ। आप है पृथ्वीराज कौन थे? तो इनका तो पहले हाँ पृथ्वीराज चौहान ना होगा। अच्छा रुक जाओ, बताते हैं। जब अर्थ किंग वो तो नाम बोले तो अर्थ किंग ना निकालो, छोड़ो। ठीक, पृथ्वीराज कौन थे? चौहान अभी नहीं लगा। जैसे कोई जन्म होता है ना तब मेन नाम पृथ्वीराज रखा जाता है। एक कला बाबा छूता है, देख रहा है तो देखो ना, इधर देखो ना, तो वो में देखो तो ई काला छूता है। आ देखो तो नाम होता पृथ्वीराज होता है। जब ये वंश है इनका चौहान वंश, तो ये इनका पुराना बोलते हैं जो वंश में लगता है ना, कोई जो टाइटल होता है इसमें लग जाता है। तो कौन वंश में जन्म लिए थे? चौहान वंश में। इसीलिए इनका पूरा नाम क्या बन गया? पृथ्वीराज चौहान। इनको तो आगे कोई महाराजा भी लगा देता है, राजा पृथ्वीराज चौहान। ठीक, कैसे होता है? पहले पृथ्वीराज कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा थे। और धर्म से तो हिंदू और जाति वाला क्षत्रिय जाति के, तो क्षत्रिय वंश भी कहा जाने लगा। ठीक, याद हो गया कि कौन थे? तो पृथ्वीराज। अजमेर लिखा है कि मृत्यु और गुजरात। तो देखो यो जी अगर राजा थे तो कहाँ पड़ी? बताए थे इधर मैप बनाकर कि इधर गुजरात और राजस्थान सब सटले होता है ना, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तो यहीं के यो सा राजा थे। तो जन्म तो गुजरात में उनका ना, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सब में इनका राज फैलल था। मतलब उतना दूर में। अभी सब बट अलग अलग हुआ, पहले सब एक के था। ठीक, तो अभी भी इनका सब पृथ्वीराज के पूरा कहानी राजस्थान में इनका वंश के लोग सब मिल जाएगा। पर फिल्म अक्षय कुमार बनाया पृथ्वीराज का नाम चौहान के नाम पर, सब मिल जाएगा। छोड़ दो अब। तो इनका जन्म ना 1166 में हुआ था। कितना? 1166 गुजरात में। और मृत्यु हो गया 1192 अजमेर में। ये अजमेर अभी पड़ता है राजस्थान में। आई गुजरात तो शहर के नाम अभी। हाँ, दूसरे लड़ाई के टाइम में मरे थे। अधिकतर के जो मेन लड़ाई होता है ना, वही लड़ाई में। हाँ ये बताया, पहला लड़ाई में ये जीत गया, दूसरा लड़ाई में ये जीत गए। ठीक, अब देखो अजमेर अभी भी राजस्थान है। ठीक, आरजे लिखल रहता है। ठीक, राजस्थान होता है ना, अभी राजस्थान में बहुत बड़ा शहर है अजमेर। और वहाँ पर ये अजमेर में कोई दरगाह लगता है अजमेर के बाबा के, मुस्लिम धर्म के वहाँ बहुत ज्यादा फेमस था। अब बहुत सारा मंदिर तो हम हिंदू वाला बतैली है अजमेर के। आज उदयपुर वाला सब ले छोड़ दो काट। अब उनका पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। देखो उनका जन्म ना, लेकिन उनका मृत्यु ना 1166 में हो गया था, इसलिए मृत्यु लिख दिया। देखो इनका जन्म, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? 1166 में। और उनका पप्पा की मृत्यु कब हो गया? देखो कै साल के रहे होंगे? 11 साल के कि 10 साल के? हाँ 11 साल के हो जाएंगे ओकरा के बाद। ठीक, याद रखना। 66 और 77 दे देगा तो 10 होगा, लेकिन अगला साल जब पढ़ता है तो 11 साल के। तो देखो जब वो 11 साल की उम्र में थे ना, तब उनका पिता का मृत्यु हो गया। तो देखो बोल फिर अकबर के जैसे हो गया था। जैसे कम उम्र में मर जाने के बाद जब राजा कौन बनेंगे? यही तो फिर समझ लो अनपढ़ थे ना, अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखल थे। अब देखो मरे लड़की थी ना, लड़का था। ठीक, तो देखो फिर जो कम उम्र में सत्ता संभालेगा, जो कम उम्र में अपने जिम्मेदारियां संभालने लगता है ना, उसका ज्ञान की उम्र ज्यादा होने लगता है। मतलब कि पढ़ाई सब वो अलग है। इतिहास ही ले पढ़ना कि सीख लेना कि कौन चीज कहाँ गलती किया जाए, रानी में कौन के लड़ना है, सबके तभी तो डिटेल खाली कौन ऐसे पढ़ रहा, आगे डिटेल में पढ़ेगा। कोई के लड़ाई के बारे में, कौन कैसे लड़ाई की चीज नहीं करना है, फैमिली मैटर की हो, इस सब के कहानी तब मिलेगा। तो ये सब खाली देख लो तभी से ना। तो देखो कम उम्र में जब मिल गया ना, तब कोई राजगद्दी, कौन घर कैसे चलाना है, अभी सबके पप्पा चला, कोई के फर्क ना पड़ रहा है। जब बड़ा होता है, जैसे अभी हम बात बोल रहे हो, कोई के समझ में ना आएगा। फिर कब समझ आएगा? जब उम्र के होता है तब। तो छोड़ दो अलग। ठीक, तो 11 साल की उम्र में जब करना सब कुछ करना, तो जब राजा बनता है ओकरा कहीं युद्ध हो तो उनमें लड़ाई भी लड़ना पड़ता है। ठीक, और पूरा फैसला लेना उस सब कुछ में। तो आदमी के जब ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। कहानी जनी से स्टार्ट हो जाता है। लगा लो। ई ठेस लगे वाला ना, कहा जाता ना बादाम खाए से अकल नहीं आता। देख ठेस लगे से अकल आता है कि कैसे चलना है ऐसे। तो वही वाला बात ही है। तो कहते कि ठेस लगेगा बुद्धि बढ़ेगा, तो सब नहीं समझ लो कि ईंटा में ठेस लग गया तो बुद्धि बढ़ेगा से।
उसे बुद्धि बढ़ेगा कि अगली बार चलेगा ना तो देख कर चलेगा। एगो पर कहावत है कि दूध के जला ना लोग छाछो के ना फूक फूक कर पीता है। जब दूध से मुंह जड़ जाता है तो मट्ठो पीता है, जब मत्था एकदम ठंडा होता है तो योगा फूक कर पिएगा कि कहीं मुंह ना जड़ जाए। तो वो एगो मुहावरा ई ले कि अगली बार जब गलती हो तो उ समझ जाओ कि अगली बार दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये सब मुहावरा की कहानी मतलब है। तो ज्यादा होशियार वाला नहीं छोड़ दो। तब पिता का ही समझा। माता का नाम था कपूरा देवी, कहीं कहीं कमला देवी मिलेगा कहीं की इतिहास की कहानी है, तो बाद में बताएंगे कि नाम दुद्दू को हो गया था। पत्नी का नाम था संयोगिता। एगो में एगो पत्नी के नाम लिखे इसलिए कि पत्नी इनका फेमस थी। इनको कई गो पत्नी है, 4-5 गो। इतिहास में 3-4 गो मिल जाता है, कुछ लोग के ज्यादा कहना है 10 गो, लेकिन ये इसलिए लिखे संयोगिता ये फेमस है कि इनका भी जो लव मैरिज समझता है ना, ये वाला कहानी हुआ था कि तब इनको राजा थे तब पूरा उठा कर ले आना, जैसे कि उस तरह के हुआ था। एक दूसरे तब यह था ये इनका बहुत लड़ाई पीट हुआ था राजा उजा के साथ, कुछ राजा से विद्रोह हो गया था, तो आगे चल के आएगा इनका पति उति, ये सब कहानी है। ठीक, तो ये खाली ये संयोगिता इनका बापू के नाम के बाद में आएगा। अब इनका देखो कोई भी आदमी इतना दूर जीवन अपना चल रहा है, सबसे ज्यादा ना ओकरा जिंदगी में कोई चीज बड़ा चीज होगा ना तब ओकरा बारे में कोई जानता है। सिंपल लाइफ में तोरा हो रहा है कुछ न जानेगा। अभी तो को गोट टूट जाएगा ना गांव में तो कुछ लोग जान जाएगा कि अमन के गोट टूट गया, कोई के तोड़ो। ठीक, चलो तो सिंपल में चला था कुछ ना, तो उसी तरीके में सबके सिंपल में तनी मनी बहादुर तो थे तो चलते रहा, लेकिन सबसे बड़ा बहादुरी वाला जब काम हुआ ना तब हुआ। देखो पिछले वाला भी कहानी में बताया कि सब राजा लोग की करता है, एक दूसरे पर अटैक करता है जमीन जायदाद हो संपत्ति के हड़पने के लिए। उसी पृथ्वीराज चौहान थे अपना वंश राजस्थान गुजरात उधर सबके अपना चला रहे थे, जहाँ जहाँ हड़पे हुए थे। तब जैसे अकबर लोग दूसरा पर कैसे अटैक करता था, तो अकबर से इनका पहले की कहानी है। देखो अकबर के 1500 बाद में बताए थे, झांसी की रानी के 1500 के बाद वाला 1800 की कहानी है, ये ओकरो से पहले में है 1199 में 1186 में पहली की कहानी है। तो उ टाइम में मान लो कि इनका जितना राज है ना, तो ये सब राज है जिस जगह पर है ना, तो ये भारत में थे। तो भारत के जो सोना की चीज है उस टाइम तो सब लोग जाना था कि भारत में बहुत संपत्ति है, चलो लूटने। एगो सोमनाथ के मंदिर है, ये से जुड़ल है डिटेल वाला, गुजरात में अभी भी है। तो यहाँ पर ही में बोला जाता है कि इतना धन संपदा है ना, अगर बाद में सोमनाथ के वजह मतलब कि मंदिर में सोना चांदी इतना गहना रखा हुआ था ना कि सब लोग बाहर के जितना विदेश के लोग आता था लूटने आता था। पहले भी लूटे कि जाओ वहां पर लूटपाट करो, सबको मारो, वहां से सब जितना संपत्ति उठा के लेकर चल जाओ। ले गया था, वैसी कहानी होता था। तो ये मोहम्मद गौरी के लुटेरा ही कहा जाता था, ये मोहम्मद गौरी लुटेरा ही था। तब भारत में आता था, ठीक, हर बार लड़ता था, हर बार लूट करता। ये ना कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी 18 बार आया था लूटने। सुन लो, हाँ, हर बार मतलब कि आता था, सबको हरा उड़ा कर चाहे मारकर जितना लूटा लेकर भाग जाता था, ऐसी करता था। जितना बार इतना भर जाता था, मतलब कि इतना था कि हर बार आता था गधा पर घोड़ा पर लूट कर लेकर जाता था, इतना कहानी था। तो अगल बगल में कुछ क्षेत्र में करता था। तो इनकर सेना उना जब पृथ्वीराज चौहान की इलाका है वहाँ पर ही इनका राज चल रहा था, तभी कर रहे थे। तो इनका सेना लोग भी हराते गए पृथ्वीराज को, तनी कभी वो हरा कभी हरा, इसी तरह चलते रहा था। ठीक, बार बार पृथ्वीराज को हार करके भागना, पृथ्वीराज के वजह से मोहम्मद गौरी को हार करके भागना। ये हर बार 18 बार आया तो 1-2 बार जीता लेकर भागा। हर बार अगर थोड़ा सा भी लेकर धन दौलत भागना पड़ा था कथी पृथ्वीराज चौहान के अटैक की वजह से, मतलब कि मार के डर से कितना बार भागा। जैसे होता है ना कि लोग सब हाँ राते का आता था, जैसे डकैत लोग आता है तो घर पर लूटता है, पुलिस की आवाज सुनता है तो जे धन संपत्ति लेता लेकर भागना जाता है, वैसी समझ लो डकैत थे या पुलिस थे, तनी मनी लूटता था हर बार मोहम्मद गौरी। और जैसे देखते कि पृथ्वीराज जब आ गए भागो, तो लड़ाई पीट होता था, कुछ सेना मरता था, ऐसी घायल ना तो पकड़ाएगा तब ना मारेंगे, लड़ाई तो चल ही रहा है तो इसी भाग जाता था बच करके। ठीक, हाँ, तो लड़ाई से कैदा हो, लेकिन 2 लड़ाई बहुत प्रमुख है, प्रमुख लड़ाई बोले ऐसे तो पृथ्वीराज के भी बहुत बहादुरी है। देखो तो सबसे पहला ना तराइन जगह है, हाँ बोले कि कोई जगह के पहले लड़ाई नहीं लगल है, उस जगह है तो तराइन जगह गुजरात में। तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुआ। ठीक, यानी कि मोहम्मद गौरी ना वही सोमनाथ के मंदिर जो है वहीं पर जाते, इतना धन वहीं पर जाया था, उसको तहस नहस कर दिया, ये मतलब कि तोड़ फोड़ अभी टूटल फूटल का होल है। ठीक है, यानी कि कर वहीं पर लूटते जाए। तब एक समय आया जब 1191 में ना मोहम्मद गौरी फिर आया लूटने। ठीक, जिसमें जब तराइन के तब पकड़ा गए तो खूब लड़ाई चला, तराइन के बहुत मारे मोहम्मद गौरी के, ये समझ लो लास्ट में हार करके, मतलब जब युद्ध होता है तो हार गए, तब क्षमा मांगता है ना, तो राजा सब दयालु होता है, तब जो अगर कोई माफी मांग ले तो छोड़ देता है। तो मोहम्मद गौरी से मांगा तो पृथ्वीराज छोड़ दिए। ठीक, हाँ, तो देखो पहले बाद में सबसे फेमस क्वेश्चन होता है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई,
तो 1191 में। अब पूछा जाए तराइन की पहली राय किसके किसके बीच हुई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो पहली लड़ाई में तो बोले मोहम्मद गौरी हार गया, तो जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो ये कहानी हो गया। तो ई में फिर कुछ दिन बाद जब हार उड़ गया था ना, तब तनी तैयारी वारी कर आया फिर लूटने। फिर एक साल बाद आया फिर वही 1992 हाँ 1192 9 पर 2 92 ना 91 में हुआ तो हार गया था, माफी मांग कर चल गया। फिर तैयारी वारी कहा कि एमरी हम हरा देंगे, तो कह गए तो सब पहले तैयारी करिए कहता है, ठीक। तो तराइन की दूसरी लड़ाई हुआ ना 1192 में, ओ में आए तो फिर पृथ्वीराज हमला किए तो दोनों में लड़ाई हुआ। लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुआ? 92 में। केकरा बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जीत हुआ मोहम्मद गौरी की। अब कैसे लड़ाई हो, कैसे हार गए तो जानेगा। आइए में इनका मृत्यु हुआ, तो इसीलिए इनका मृत्यु 1192 अजमेर में हुआ। वह की जो संयोगिता है ना, बताया थे कि शादी में जो भगा कर ले आए थे, मतलब कि जो होता है ना स्वयंवर होता है पहले के राज्य में, कि लड़की को जिस राजा को मन हो ना चुनने का, अगर रामायण देखा होगा तो जैसे जिसके गला में माला पाना वैसे करता, हाँ वैसी वो समय में चलते थे। तो इनको कोई पसंद नहीं पड़ा संयुक्ता के, तब ये पृथ्वीराज को से शादी करना चाहते थे। तब उनका राजा उजा न करने, तब पृथ्वीराज जो है जो उठा कर इनको लेकर चलाए थे, शादी कर लिए। हाँ दोनों पसंद करते तब हो गया, ठीक। तो इनका जो संयुक्ता के बाप थे खिलाफ होता है ना, हर लड़की का बाप तो खिलाफ हो जाता है, तो वही बात हुआ। तो ये हो गया था। तो ये एक बाप राजा था, तो तनी मनी पृथ्वीराज चौहान के बीच है इनका बाप के बीच में लड़ाई होने लगा। तो लड़ाई हो गया, जीत गए पृथ्वीराज, हरा दिए इनको। तो तनी सनी बात समेट कर रह गया। अब देखो लेकिन बात समटा कर रह गया था। लेकिन जब ये लड़ाई हुआ ना पृथ्वीराज के बीच में और मोहम्मद गौरी की तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, तब पृथ्वीराज तो बहुत ताकत, फिर मोहम्मद गौरी को हरा देते। लेकिन मोहम्मद गौरी देखो एक बार हारे हुए, फिर अगर उसी तरह जाएगा तो फिर हार कर मार कर चला आएगा। इस बार तो पृथ्वीराज छोड़बो ना करेंगे, पिछली बार माफी मांगा तो छोड़ दिए, एमे न छोड़ेंगे, ठीक। तब ही पहली साजिश किया था कि देखा कि पृथ्वीराज के अगल बगल में जितना ओकर दुश्मन होता ओकरा से मिल जाती है। वही क्या तो जे इनकर जो पिता थे चंद्रवरदाई नाम था, चंदेल नाम था, तो ओकर राजा थे, एक दूसरे दुश्मन बनल थे। तो एक से मिल गया मोहम्मद गौरी, ठीक। और तब साजिश क करके तब लड़ाई हुआ, तब सब मिलकर घेर कर लड़ाई हुआ। तो सब बहुत सेना सब बगल से चोरी से मतलब कि छुप करके अटैक किए, मतलब पृथ्वीराज के सारा सेना मारा पड़ गया। तब इसी लड़ाई में घायल होकर मर गए। तो दोनों ऐसे मारा पड़ गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी घायल हो गया, तब बच गया, तो आगे जाकर हो गया। तब उसमें इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, दो साजिश की वजह। झांसी की रानी में भी घायल था, वजह मिल गया था। अच्छा ठीक, लेकिन घायले होकर ना मर जाता है लोग, तो घायल हुए तो उस समय मर गए, ठीक। तो ये इतना कहानी था। देखो अभी जितना कहानी बोले ना तनका नहीं बताया, इतिहास में होता है हम कुछ इधर उधर के थोड़ा समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं, और कुछ मेन बात न बताते हैं। समझाने के लिए कुछ हम ऐसे भी बात ऐड कर देते हैं कि मार देना करना चाहे। देखो लेकिन अभी भी इस इतिहास के देखो कितना पुराना है। अभी चल रहा है 1166, पहले की कहानी सुन रहा है। अभी चल रहा है 2023, देखो कितना पीछे की कहानी है, 900 करीब 900 के पीछे की कहानी है। तो इतना पीछे की कहानी हम कैसे जान रहे हैं बताओ? पता नहीं। तो अब मोबाइल वाला के कैसे जान रहा है? मोबाइल तो इतना पहले नहीं था। तो सब ना पहले के सब किताब लिख कर रखता था, ठीक। किताब अगर नहीं था कलम कॉपी के, तो पत्थर पर मोर के पंख से ओकरो से पहले पत्थर पर गुथवा कर रखता था, मतलब की लगागा। तो वही सब कहानी लोग जो इतिहासकार होता है पूरा खुद का पढ़ता है, तो सब लोग जे पढ़ लेता है ऐसे जान लेता है। तो यही सब कहानी से तो कुछ विवाद मिलेगा। जो हम बोले कमला देवी या कर्पूरा देवी नाम में गड़बड़ है, फिर कोई जन्म में इधर में सब में मिलेगा सब, ठीक। तो इसी तरह इनकर जो जितना बताया जो स्रोत होता है, जो सब लोग जानता है, जो सब लोग मोबाइल पर भी डाले हुए, जहाँ पे भी किताब में डाले हुए लिख कर। तो एगो जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, पहले मंत्री होता है, जैसे कैसे भी मंत्री उतनी बताए जो राजा होता है सब, तो वैसे ही उनका में प्रधानमंत्री सेनापति सब होता है। जैसे रामायण में देखा होगा सेनापति, महाभारत में वैसे ही पृथ्वीराज चौहान जब सेनापति बनाए थे तो उनमें मंत्री बना था। उनमें सब ना राज कवि, अभी अपनों सबके राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर। भारत के राष्ट्र कवि कौन है याद रखना, तो रामधारी सिंह दिनकर को मानते हैं, बस ऐसी है नहीं। तो उसी तरह तो पृथ्वीराज ना अपना अथी राज दरबार में कवि के रखे, जिसको राज कवि कहा जाता था। उनका राज कवि का नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई याद रखना, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के मंत्रिमंडल में ऐसी पृथ्वीराज चौहान के राज कवि कौन थे? चंद्रवर, नाम क्या है? चंद्रवरदाई। तब पता चल गया होगा इनका नाम से कि चंद्रवरदाई कौन थे। तो इनका काम क्या था?
लेख लिखना। कवि के काम होता है लेख नहीं लिखना, कविता लिखना, जो पोएम अंग्रेजी में होता है। तो कविता लिखते थे। तो बहुत बड़ा लंबा कविता लिखे हुए हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, यानी कि उनका जन्म से लेकर और मरण तक के क्या क्या हुआ से पूरा सच्चा कहानी यही लिखे हुए हैं। वो किताब के नाम लिखे हुए हैं, उस किताब का नाम लिखा है पृथ्वीराज रासो। ठीक, किताब के नाम की है पृथ्वीराज रासो। और लिखे कौन है चंद्रवर दाई। जो चंद्रवर दाई कौन थे? तो पृथ्वीराज, हाँ सब मर गए, इतना पुराना गाना जिंदा हो गया, राजकवि से। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई। यही में ये सब पढ़ता है तो सब लोग, और कोई दूसरा अगर इनके बारे में लिखा तनी मनी तो तनी उसे होते, और मेन स्रोत यही में से मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो के ऊपर सब राजा पर ना कविता लिखल है, अखबारों पर लिखल है, बाबू झांसी का पर सब पर जो पुरानका इतिहास सब लिखल है वैसे मिलता है। तो तनी अथी रहा। तो पृथ्वीराज रासो के किताब या लेखक कौन है? चंद्रवर दाई। तो ये कहानी हुआ है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, बहुत अच्छा। अब आओ एगो राजा पोरस। कौन थे ये अभी बोली? हाँ क्या नाम था तो अंग्रेजी के? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो है ना, सिकंदर को अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहा जाता है। ठीक, जो जीता वही सिकंदर। को फिल्म उलिम होता है ना, जो जीता है वही सिकंदर होगा, लेकिन फिल्म उलिम हो गया। लेकिन कहानी है कि जो हारा वही सिकंदर। ठीक, ये कहानी में देखा गया सिकंदर में पोरस नहीं सिकंदर हार गया था, लेकिन जीता सिकंदर है। लेकिन एक तरह से इतना लड़ाई हुआ था, तो जो जीता वो सिकंदर के उल्टा हो गया, जो हारा वही सिकंदर। तो राजा ये सिकंदर अपना भारत के नहीं थे, जैसे मोहम्मद गौरी पार कर गया दलदली भूमि, सिकंदर नहीं कर पाया था। हाँ पोरस करके तो नहीं कैसे बता दे। ठीक, देख लो जैसे मोहम्मद गौरी अपना भारत के दूसरा देश के सब लूटपाट करने आता था ना, सेम में इस तरह से सिकंदर के बारे में जान लो आएगा तब तक पोरस बने। तो राजा पोरस कौन थे? तो जैसे बताया पृथ्वीराज चौहान जो राजस्थान के एरिया में थे, वैसी है पंजाब के आसपास में फैले क्षेत्र। अभी जहाँ पंजाब हरियाणा है ना, और पंजाब एक दार बताया वो अपना कौन बोलता है उधर पाकिस्तान में भी है, अपना भारत में भी आधा है। तो पहले तो सब एक था, तो उतना दूर इलाका में पंजाब हरियाणा वाला सब वहीं वाली पाकिस्तान पंजाब के आसपास वाला जितना भी फैला क्षेत्र था ना, वहाँ के राजा थे। एक अभी भी वहाँ पर ही पंजाब अगर ये राजा न है लिखल है ठीक है, लेकिन वहाँ पर पंजाब अभी जगह है ना वही वर्तमान के। यहाँ पर देखो इन्ने पाकिस्तान है या इन्ने इतना दूर भारत, इतना दूर में पंजाब है, इतना दूर के राजा थे। कोई भी इधर से आता था और ये मोहम्मद गौरी इधर से आया आई जाएगा सब तो देते। यहाँ से इतना दूर भर के राजा थे। और यहाँ पर ही ना 5 गो नदी बहता है, इसीलिए पंजाब नामों क्यों पड़ा? 5 नदियों की भूमि। किस भूमि को किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। या छोड़ दे नदी के नाम पर। ठीक है, मैं झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज 5 गो नाम तो हम बोल दिए, बोला गया ऐसे रिपीट कर दिया, बोला गया सुन लिया कटको सुना। 5 नाम के नदी बोलो। गंगा नहीं, 5 गो नदी होता है चेनाब झेलम सतलज रावी ब्यास। रावी एक ट्रिप नहीं छोड़ दो, अभी हम इतने बात है वो बाद में। ठीक हाँ, वो सब फिर नदी के बारे में मिलेगा तो ये हमें बता। इसीलिए उस जगह जगह है झेलम। ठीक, और वहाँ पर 2 गो नदी बगल है जहाँ पर सब की लड़ाई हुआ था। ठीक, तो इलाका कहाँ है? झेलम एवं चेनाब नदी के आसपास वाला इलाका। वंश कौन है? तो पौरव वंश, राजा पोरस के। राजा पोरस का दूसरा सब सम्राट परमानंद भी कहते हैं, एक और दूसरा नाम है, और राजा सम्राट पोरस भी कहा जाता है। तो शॉर्ट में खाली पोरस राजू ना लगता है तो पोरस बोला जाता है, बहुत फेमस। ये वो पोरस सिंपल आदमी थे, है ना कि जिंदगी में कोई के कुछ होता है तो बीच हाँ चलो आइए जाते हैं, सिंपल कोई होगा था। और वो टाइम में जो लाहौर अभी है ना पाकिस्तान में, तो वही हाँ अभी पाकिस्तान में पड़ गया है। तो वहाँ पहले भी लाहौर था, तो वहाँ पर ही तो राजधानी अपना बने लेते। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली के बनाया है ना, बिहार के पटना, उसी तरह एक लाहौर के बनेले थे तब के कहानी है। तब जन्म देख लो, जन्म 340 BC पंजाब में, पंजाब के बताए हुए थे 340 में BC के समझने के लिए देखो BC के बारे में तो बताया आप तनी देर में। हाँ फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और क्राइस्ट में आएगा जीसस क्राइस्ट। सुना है? जो ईसाई धर्म के होता है उन्हीं का जो, अगर कोई नहीं सुना देखा ली देख लो, जो चित्र होता है इसी तरह टांगे घोड़ पर काटी मार कर जो टांगे जे हाँ क्रॉस ऐसे वाला सिंबल हो जाता है। चर्च में दिखा अच्छा ठीक। तो उन्हीं का ना जन्म से पहले के जितना भी दिन था ना सबको BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जेकर हिंदी होता है ईसा पूर्व मानने लगे। आ एकर गिनती ना उल्टा होता है। अगर कोई की उम्र 340 में जन्म हुआ है ना जैसे में, तो अगर पीछे मृत्यु होगा, जैसे 316 में, यानी कि पीछे होता है। अब भी चलता है कि
2023 में जेकर जन्म होगा वो 2024-25 के बाद चाहे अगले आगे की तरफ जन्म। बाप रे, तो ये कितना पुराना था। हाँ हाँ, ये पीछे चलता है तो बिफोर क्राइस्ट में तैतन के साथ आए। हाँ, योगों से पुराना है ये ईसा ना चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे की कहानी सबसे पुराना ये है। ठीक, तो वो टाइम की कहानी है। 316 से भी आगे हाँ। कहानी मिली। आए एक शुरू हुआ था यहाँ से, देखो 300 तब आया, फिर छोड़ दो कहानी पर। तो ये ले जन्म 340 BC में हुआ, बिफोर कैसे ने पंजाब है। मृत्यु हुआ 316 में। मृत्यु की कहानी बाद में बताएंगे, समझाएंगे, छोड़ दो इतना। उनका पिता का नाम था राजा बनी, ठीक। माँ का नाम अनुसुईया, पत्नी का नाम लच्छी। बस ऐसे लिख दिए, कोई ज्यादा लालची होगा कुछ लच्छी। इतना दूर तक के बारे में जान लिया कि राजा थे, यहाँ थे, राजपाट करते थे, सिंपल से, कोई ज्यादा बड़े प्रमुख राजा नहीं थे तब तक के, ठीक, जब तक की कहानी था। 340 यहाँ पर 316 क्यों? 340 में जन्म। अब बोले उल्टा कर सके, दिन चलता था तब मरेगा, पीछे होगा तो 316 में मरे थे, ये ले, ठीक। तो एकरा जन्म के बाद कोई भी कहानी से समझ देगा, पीछे मर जाएगा, पीछे जाएगा 40 100 का कहानी। ठीक। चलो ठीक। तो इतना दूर तक के सब राजा का सिंपल राजा, कोई भी राजा के मतलब कि कोई के जिंदगी में जब उसका यू टर्न बोला जाता है, क्योंकि बड़ा काम होता है कब, जब उसका सब कुछ बड़ा होता है तब। जैसे पृथ्वी चौहान के इतना दूर तक लूटपाट किए, जब मोहम्मद गौरी से लड़ाई हुआ, हारे तब बड़ा हुआ। ब्रिटिश लोग सब पर किए, तो मतलब कि कोई के लाइफ में भी जब कुछ बड़ा होता है ना, पहले कहा गया कि भगवान जे भी देता है ना तो सब छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मतलब कि जे देते हैं अच्छा ठीक, भगवान जे भी देता है छप्पर, भगवान जे भी करते हैं ना, मतलब कि सब आदमी कर सके, जे किए से सब किए, माने कि कोई के साथ कुछ बुरा भी हुआ है ना, का मतलब आगे चलकर अच्छा होने वाला है, ये सब होता है। तो इतना मतलब सिंपल आदमी थे। लेकिन इसी बीच में एहो में क्या हुआ, इस समय राजपाट अपना पंजाब में इतना दूर भर में चला रहे थे। फिर जैसे ईसा लूटने आता था, वैसी एगो राजा हुआ जो दूसरे देश के, ग्रीक देश के था, ओकर नाम था सिकंदर, जिसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहा जाता था, ठीक। और ओकरा बाद में बोला जाने लगा महान राजा सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। हाँ ठीक, तो का पहले ग्रेट लग गया, जो द ग्रेट अकबर, जैसे उसी तरह सब पुराना इतिहासकार से लगा दिया, तो उसे छोड़ दो, ठीक। तो ओहो पुराना कहानी अलेक्जेंडर की कहानी सुना देते हैं। वो बचपन से हुआ तो वैसी कम उम्र में वो राजपाट हमरा दे दो ना, बचपन से राजपाट संभाला। ओकरा बचपन से सपना की था कि पूरा दुनिया पर हम जीते, पूरा दुनिया पर जीत करे, राज करे, और जितना जगह सब पर जीते, सबसे लड़ाई करे, सबसे जीते। तो वो सपना सब तर जीतते चला आ रहा था। सब दूसरा देश का है, पोरस दूसरा देश का है, पोरस अपना भारत देश की है, हाँ। ये इधर दूसरा देश की है, मैसेडोनिया के। हाँ मैसेडोनिया सही। तो हम पूरा ओकर बारे में बताएंगे, तब छोड़ दो। तो मैसेडोनिया के राजा जाके तब इधर जीत रहा था, तो तनी मनी हार गया था तब। मैसेडोनिया तो बोल दिया, बाद में बताएंगे। इधर देखो, तो जहाँ के भी है, तो इधर जीतते जा रहा था, तो इधर जितना शुरू किया ना, तो जीतते चला गया था। इसी कारण जीतते जीतते ना सब तर जीतते जा रहा था खूब। एक रणनीति यानी कि कैसे जीतना है, किसको किस राजा को हराना है, घोड़ा कैसे लड़ना है, सब बहुत अच्छा था, बहुत महान था ही तब तक। इसी करते करते भारत के सीमा पर आ गया, कुछ सीमा तक के तो जीत लिया भारत के भी कुछ राजा सके। तब बताया कि यहाँ पर नदी पार करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर ही था यह जे कहाँ चल गया, झेलम नदी और चेनाब नदी। तो झेलम नदी के तट पर पहुंचा हुआ था, ठीक। अब यहाँ पर रुका हुआ था, एजन से सीमा स्टार्ट हो जाता है किनकर, राजा पोरस के सीमा का बॉर्डर हो गया था। तो ये लड़ते हुए चल आए थे, कहानी सुना देते तो बाद में, ठीक। तो ये जो सिकंदर था, लड़ते लड़ते झेलम नदी के तट तक आ चुका था। अब इसको पार करना था, नदी पार करेगा तब ये राज्य में आएगा। ये अब ये जो राजा है, मतलब जहाँ तो पोरस के पता चल गया, तो वो लड़ाई के लिए इधर से अपना सेना बना के भेजे, ठीक। अब लड़ाई स्टार्ट हो गया। तो देखो सिकंदर के सेना में कितना अधिक आदमी था, 50,000 पैदल सेना, मतलब कि भाला तिल बटरबाज लेकर होता है, टोटल 50,000 आदमी था सेना। हाँ सेना। घोड़ा था 7,000 घुड़सवार, जो घोड़ा पर लड़ता है से। ऐसा होता है कि पैदल से इतना आदमी। अब होता था कि जहाँ से जीता था ना, वहाँ के लोगों का अपना लेता था, सब अपना सेना में शामिल कर दिया। सेना ना धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा था। थोड़ा सा ये 50 से कम लग रहा होगा, ठीक, बहुत है। और 7,000 घुड़सवार देखेगा तो यहाँ से अपना हुआ कई किलोमीटर तक एक लाइन खड़ा हो जाएगा, मनाली तक होगा। अच्छा छोड़ो, अभी मानव श्रृंखला बनते हुए देखा है, इतने दूर में 10 गो खड़ा हो जाता है लड़का। अब देखो उस सेना कितना दूर में खड़ा हुआ है, छोड़ दो। इधर पोरस के पास ना 50,000 पैदल सेना थे, 4,000 घोड़ा और 4 गो रथ, जो रथ होता है से वाला, जो रामायण में देखा हो राम जी के लड़ते से। और 130 गो हाथी, 30 गो हाथी मतलब ऊपर
कम राजा भी छोटा कोई ज्यादा थोड़ी ना इलाका है, तो जीत के बड़ा था, सब तर जीतते जा रहा था, ये नया राजा थे। लेकिन जब झेलम नदी का देखो पार करना था, इधर से ही पोरस अपना सेना के लेकर सबके पहुंच गए, लड़ाई खूब चला, इधर से आक्रमण कर दिए, नदी को पार करने न दिए। जे जैसे हुआ ऐसे चलते रहा, सब सेना को लड़े मरते जा रहे थे। पोरस भी जैसे तब तक के लड़ाई में सिंपल आदमी थे, कोई ज्यादा लड़ाई हुआ है कि ना। जब ये लड़ाई जो लड़ा झेलम नदी के किनारे पर, इसके नदी के झेलम नदी का युद्ध, झेलम का युद्ध भी कहा जाता है इसको। इस युद्ध जो हुआ बोले ना, जे जहाँ पर ही होता है ना वही नाम पड़ जाता है। तो झेल झेल का युद्ध किए, जैसे कि पोरस सिकंदर को झेल रहे थे, ठीक, लेकिन बहुत ताकत से अपना, तब लड़ाई होते जा रहा था। बोले कि झेलम नदी का, झेलम का युद्ध नाम पड़ गया। यहाँ पर खूब चला, अब इतना आदमी के मरते जा रहा था। घोड़ा के देखो 30 चला था कुछ दिन के 14, ठीक। अब देखो 130 को हाथी था, इनका सबसे ज्यादा काम नहीं हाथी आ रहा था, क्या कि इधर के सब सेना के ना लोग के हाथी से लड़ने नहीं आता था, ठीक। तो इनका सबके हाथी आता और सेना से ना, लेकिन हाथी पर से सवार सबके कुछ जैसे तैसे, बहुत खतरनाक होता है हाथी, तो बार बार हराते जा रहा है। हाँ, और ये पोरस राजा थे भी, यो बहुत बहादुर थे, खूब लड़ते, पूरा सेना के छक्का छोड़े, जैसे फिल्म में हीरो की तरह देखा होगा, सेम सीन चल रहा है। 4 को की 10 को भी गया, हाथी घोड़ा तलवार और रथ उथ जो था ना, से इन सबके पास रथ था, इन सबके पास रथ नहीं था। तो एक अलग टाइप की कहानी चल रहा है, पूरा फिल्म की तरह। बाहुबली में जो नचते जा रहा है चक्री ना, वो सब सेम कहानी हो रहा है, खच। तो उसी तरह जा रहा है, युद्ध खूब चला। अब अलेक्जेंडर जो पूरा प्रभावित, मतलब कि हो गया पूरा से कि इतना महान राजा से अब लड़ाई हो रहा है। अब वो अलेक्जेंडर वो ठीक है था, बस सबके मानता था, लेकिन उनका जीते के जुनून था कि सबके हमारे पास कब्जा कर लेना है। लास्ट में लेकिन फिर वो रणनीति बनाया कि दूसरा करते हैं। पूरा हम डिटेल में नहीं जाते, खाली कर देंगे, पूरा लड़ाई समझाएंगे। इनमें अब हराने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो हाथी को पहले मारने की कोशिश किया था, ट्रिक लगा है कि हाथी उथी के मारते, भाला उला चारों पट्टी से कले खाने की, कि भोक भोक का सब कहना हाथी उथी। धीरे धीरे सेना भी कम था, हाथी मरने लगा। बहुत दिन लड़ते लड़ते सबके इधर के लोग सभी थकने लगा। ऐसे करते राजा भी कोई भी कितना दिन लड़ेगा अकेले, और लोग कितना मारा, तो लड़ रहे, जाते जाते कहानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर लास्ट में पोरस की हालत खराब, घायल हुए है, पूरा कहा जाता कि मरे नहीं थे, क्योंकि यही लड़ाई में मर गए थे। लेकिन जब लड़ गए ना, पूरा मतलब कि घायल होकर बेहोश हो गए, हाँ पोरस, तब सिकंदर इतना प्रभावित बोले कि इतना महान राजा से हम लड़े हैं, बहुत घायल हुआ, मतलब कि हारने वाला ही था सिकंदर, लेकिन पोरस की पूरा सब खत्म होने वाला था। तब लास्ट में सिकंदर बोला कि चलो छोड़ दे, कैसे बोले कि बहुत राजा, तो सब जितना इनका जीता ना सब छोड़ दिया, पोरस को दे दिया। जीत देखो मानो एक तरह से जीत का कोई नहीं हुआ, सिकंदर अपना हार मान लेके, वो राजा हार मान ही नहीं थे, पोरस एक तरह से सब कहानी में बस इतने पर कहानी खत्म हो गया। तो छोड़ दिए कि चलो, तो जितना पोरस के सब यहाँ पर छोड़ दिए, लेकिन बोले कि अब हम आगे जाएंगे, ठीक। झेलम पार कर तो जाने भी दिया, तो हारल है एक तरह से, पूरा तो हारले है, तो ठीक है। तो झेलम नदी को पार करके जाएंगे, तो अब राजा तो एक तरह से हालत खराब ही होला है, इन्हें मृत्यु होने के लायक होले, घायल होले, तब इसको पार करना है। तो चेलम आ झेना ये सब नदी पार किए ना, ये सब सटले नदी है, ठीक। तो जे तनका इतना दूर गिल्ला माटी होना जाता है, तो सब दलदली क्षेत्र हो रहा है। जब भी बोली तो वहे में एगो नदी, लास्ट नदी पड़ता है ब्यास नदी, कहीं लिखे सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर हुआ था, से हो गया लास्ट बीच में सब ब्यास नदी। वो ब्यास नदी पर होता है ना, तो दलदली क्षेत्र होता है, हम पार करने में कोई चलेगा तो बहुत कठिनाई होता है, घोड़ा उड़ा सबके पार कर नहीं पा रहा था। रुका, आराम करके देखा कि बाद में पार करके भारत में घुसते हैं दूसरा दिन। तो देखो ये जो सिकंदर के इतना सब सेना था, देखता इसी मरल था। और एक और कहानी था कि सब बहुत दिन से चलते आ रहा था, यहाँ से लड़ाई कहिया से घर से बाहर निकल था, और जितनी खाना उना लेकर चलता है, जहाँ लूटा वहीं से खाना उना कर लेता था, जब वहीं से टेंट लगा कर सूझ जाना है। तो बहुत दिन से घर से बाहर से सब आदमी शायल था, मतलब लगता है कि शुरू किया है, तो मतलब कि हमारा इतना उम्र में लड़ाई में चल गया है, बुढ़ाई ले अभी तक घरे न गया है, इतना पुराना है सिकंदर के। तो सब थका हुआ था, इतना दूर से लड़ते आ रहा था, और वो पोरस की लड़ाई में इतना लड़ाई हुआ ना कि सबके हिम्मत टूट गया था सारा सेना की। भारत के एगो सिंपल राजा पोरस अगर हमें इतना हरा दिया, तो आगे जाएगा तो वो घनानंद राजा था, जैसे नाम सुनकर उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, तो वो तो और हमारा हरा देगा, इतना भयानक राजा था वो टाइम के। तो सबके हिम्मत टूटा जा रहा था, सब थके हुए। तो सब सेना सब सिकंदर कह रहा था कि चलो अब नदी पार करेंगे। सुबह रात में सब सेना सब बोला कि अब हम नहीं जाएंगे, एक सब सेना हार मान, धोखा नहीं, पहले बोल दिया कि राजा जी माफ कीजिए, अब हम एक से आगे नहीं जाएंगे, अब हमको घर वापस जाना है, सब सेना से कह दिया। ऐसे सब सिकंदर के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन कह दिया। लेकिन राजू अब सोच रहे थे ओकरो ऐसे करते कुछ नहीं रुका, तब फिर लास्ट में फैसला है कि चलो वापस चलते हैं। तब सिकंदर यहाँ से घूर करके नदी पर से वापस
चला गया। तो भारत से एक तरह हार के कुछ तो हासिल हुआ नहीं, यहाँ पर हार के सब हार के वापस चला गया। ये कहानी था। एक और पूरा समझेगा तो हम तो तन के बता रहे हो कहानी में, फिर किताब में तो ये लास्ट में हार का मतलब कि समझो चल गया, आया था जितने कुछ न। एक के बाद कुछ दिन गया, सिकंदर के भी तनी जीता, उसका मृत्यु हो गया था। सिकंदर के बारे में भी बहुत परेशान है। अब पोरस के ओकरे बाद मृत्यु भी हो गया था। इसीलिए तो पिता के ना ये मृत्यु देखे ना अथी 316 में, तक आगे पीछे है। लेकिन यहाँ तो प्रमुख लड़ाई में ना, इस जो लड़ाई हुआ बोले कि झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर हुआ है। नदी का नाम क्या है? झेलम का युद्ध। ठीक, झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध। लेकिन अभी झेलम का युद्ध को ना सब जो उधर के लोग था सब बहुत बड़ाई किया, यानी कि एकरावरी के ग्रीक लोग था सब, मिसिडोनिया के, सिकंदर के, तो सब अंग्रेज था। अंग्रेजी में सब ना ओकरा ये जो झेलम नदी है ना सबका हाइडे स्पीच बोलते थे, हाइडे स्पीच बोलता था। ठीक, तो देखो हाइडे स्पीच के जगह पर यानी कि झेलम हिंदी में है और अंग्रेजी समझ लो हाइडे स्पीच। तो हाइडे स्पीच की लड़ाई, और लड़ाई को एगो बैटल भी होता है। ठीक, तो इसीलिए ओकरा अंग्रेजी में नाम दिया बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच। ठीक, जगह हिंदी लिख दिया हाइडे स्पीच या हाइडे स्पेजर्स का जब पहले मिटाए थे कि लड़ाई, इस तरह से नाम आ गया। तो ये तो कोई नाम ना है हिंदी में, तो ये बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच या हाइडे स्पीच का कैसे नाम उच्चारण होता है तब होता है। तो पहले बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच की लड़ाई सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व से 325, जैसे कि लास्ट वाला महीना खत्म होने लगा होता है ना, तो कुछ महीना बहुत दिन तो चला था, हम लिखने वाले चलो तो चला था कि में हुई झेलम नदी के तट पर हुई। तो पहले ये कि बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच की लड़ाई कब हुआ है, तो ये वाला बताना कितना 326 ईसा पूर्व में, ईसा कालीन बताया। तो लड़ाई कब हुआ, जो शुरू हुआ मान लो 326 ईसा पूर्व में, जिसका एक और नाम है झेलम का युद्ध कब हुआ 326 ईसा पूर्व में। हाइडे स्पीच की लड़ाई कब हुई 326 ईसा। हाइडे स्पीच की लड़ाई किसके किसके बीच हुई, पोरस और सिकंदर के बीच। झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, पोरस और सिकंदर के बीच। अब इसमें इतने खाली समझो कि बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच में जीत किसका हुआ, सिकंदर के। हाँ, एक रूप से सिकंदर के हुआ। ठीक, बस अब ये कहानी हो गया इस सब के तट पे। अब एक में और कुछ जो भी है तो इतने पर खत्म करते हैं हाइडे स्पीच में। एक के बाद देखो मृत्यु तो यही टाइम में हो गया था, लेकिन किन्ने से एगो दो अलग अलग नाम है ना, तो 326 ईसा पूर्व में पोरस का मृत्यु हो गया था। हाँ, तो वही तो अलग अलग बताया था ना कहानी में, कुछ पता होता है, कुछ पता तो दो पता। ठीक, तो ये तो ये तो बहुत पहले होगा, तो ये कहानी रिपीट कर लो, खत्म कर देते हैं, लिख लेना। हाँ, ठीक, देखो लिखल है पृथ्वीराज कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा थे, क्षत्रिय वंश के, जिनका जन्म 1166 गुजरात राज्य में हुआ और मृत्यु 1192 अजमेर में हुआ, राजस्थान में। पिता का नाम रामेश्वर था, जिनका उम्र 1177 में हो गया, यानी जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र में थे तब नहीं लिखो, तब उनके पिता का मृत्यु हो गया। माता का नाम था कर्पूरा देवी, जिसका कमला देवी पत्नी संयोगिता। कहानी सबका है। पृथ्वीराज चौहान की प्रमुख लड़ाई में से दो, हाँ लिखने दो। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसका में जीत किसका हुआ, पृथ्वीराज चौहान के। दूसरा लड़ाई हुआ तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई 1192 में। क्वेश्चन ज्यादा ये आएगा युद्धे वाला कि कौन युद्ध कब हुआ है, ताकि आगे चल कर भी ना युद्धे के इम्पोर्टेंट दिया जाता है, याद रखना। ठीक, कि कौन युद्ध कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन जीता कौन हारा, यह सब ज्यादा होता है। जितना भी युद्ध अगर पीछे से लिखा है वो सब में। चलो तराइन के युद्ध हो गया। अब हो गया तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो 1192 में। केकरा केकरा बीच, पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच। कौन जीता, तो मोहम्मद गौरी। किताब के नाम है पृथ्वीराज रासुर। तो पृथ्वीराज रासुर के लेखक कौन है, चंद्रवरदाय। चंद्रवरदाय कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान के राष्ट्र कवि। आगे राजा पोरस कौन थे, तो पंजाब से क्षेत्र में फैले चेनाब नदी के पीछे फैले राज्य के राजा थे, पौरव वंश के थे। इनका दूसरा नाम था सम्राट परमानंद। इनकी राजधानी लाहौर थी। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व पंजाब में होता है, मृत्यु 326 में हो। चलो क्या छोड़ दो, ये करे कोई। पिता का नाम राजबनी था, माता का नाम अनसुईया, पत्नी का नाम लची। इनका प्रमुख लड़ाई एक वो लड़ाई तो है जगह वजह से फेमस हो गया। इनका नाम है बैटल ऑफ द हाइडे स्पीच, जिसको हिंदी में हाइडे स्पीच की लड़ाई कहा जाता है, और झेलम की लड़ाई, झेलम का युद्ध।
और देखो झेलम का युद्ध किसके किसके बीच क्या हुआ था, झेलम के युद्ध क्या होता है, तो सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर झेलम का युद्ध हुआ था, जिसको हाइडेस्पीच की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें जीत सिकंदर के हुआ था। और उसके बाद थोड़ा सा हार करके थक मार करके वापस अपना इलाका में चल गया था, भारत से हार करके। झेलम